मंजिलों के हकदार वो नहीं हैं जिनके ख्वाब बड़े हैं, बल्कि वे हैं जो जिद पे अड़े हैं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी एमटीएस के जरिए दे रहा है आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इस बैच में आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और ज्वाइन करें श्योर सिलेक्शन बैच। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी बच्चों से अनुरोध है इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, जो 11 बजे की क्लास है इसमें हम कर रहे हैं जीएस स्पेशल, और जीएस स्पेशल में हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं। उन सभी प्रश्नों को जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में याद रखिएगा, यह है आपके सामने पहला प्रश्न। पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, जो भी आप यहां देखेंगे, इन सारे प्रश्नों को आपको लिखना है, बाकायदा अपने नोट्स बनाने हैं, जिससे कि बाद में रिवीजन करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? इनमें से कौन सा वह राजवंश था जिसके दौरान जो है महाबलीपुरम मंदिर जो है इसका निर्माण किया गया था? देखो, महाबलीपुरम मंदिर को ही मामल्लपुरम भी कहा जाता है। क्या सा? मामल्लपुरम मंदिर भी इसे कहा जाता है। किसने इसे बनवाया था? इसे बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसे बनवाया था। यह पल्लव शासक था। कौन था? यह था पल्लव शासक। तो यह आपको याद रखना है। इसे मामल्लपुरम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नरसिंह वर्मन था यह पहलवान था और इसे मामल्ल कहा जाता है। अगर बात करें तमिल में या दक्षिण में, तो दक्षिण में पहलवान को मामल्ल कहा जाता है, और ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम था ये बहुत ही अच्छा पहलवान था और इसे मामल्ल कहा जाता था। इसी के नाम पर इस मंदिर का नाम मामल्लपुरम है। ये आपको याद रखना है। जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं ये रथ मंदिर हैं, मतलब ये रॉक कट टेम्पल है, मतलब एक बड़ी चट्टान है, उसको पूरी एक चट्टान को काट कर मंदिर बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से ईंट उठा कर रखी गई है, ऐसा नहीं है। इसमें बस इतना है कि जो पूरा एक चट्टान थी बड़ी, उसे काट के एक मंदिर बनाया है, जैसा कि कैलाश मंदिर है, ठीक उसी प्रकार का। ठीक है, रथ मंदिर है। इनमें सबसे बड़ा जो मंदिर है ये है युधिष्ठिर मंदिर। कौन सा? युधिष्ठिर रथ टेम्पल या रथ मंदिर, ये सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे छोटा मंदिर इसमें कौन सा है? तो ये है द्रौपदी। टोटल 5 रथ मंदिर हैं, जिनमें एक है युधिष्ठिर, एक है भीम, एक है अर्जुन, एक है नकुल सहदेव। नकुल सहदेव दोनों के लिए एक ही है, और एक है द्रौपदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहीं पर मामल्लपुरम, या मैं कहूं जो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाए गए महाबलीपुरम मंदिर हैं, इन्हीं में एक सौर टेम्पल भी है, जिसे कहते हैं तटीय सौर टेम्पल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर में मध्यकालीन नगर को आजकल किसे कहते हैं? आपसे पूछ रहा है जो विजयकालीन जो समय था ना, जो विजयकालीन समय था, उसमें जो मध्यकालीन नगर था विजयनगर, उसका नाम क्या था? ये आपसे पूछ रहा है। क्या नाम है उसका, ये बताना है। चंद्रगिरी, हेलेबीड, हम्पी या कोंदाबिडू? द मिडेबल सिटी ऑफ विजयनगरा इज कॉल्ड टुडे। आज वर्तमान में उसे क्या कहते हैं? जैसे विजयनगर साम्राज्य था 1336 में, हरिया और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर उसे बनाया था। संगम वंश की स्थापना की, बाद में बहुत अपने चरमोत्कर्ष पर वह पूछा, चरम पर पहुंचा। तो उस समय जो विजयनगर था वो आज उसे किस नाम से जानते हैं? आज वह नाम है, कर्नाटक में जगह है हम्पी। वर्तमान में उसे क्या कहते हैं? वर्तमान में उसे कहा जाता है हम्पी। तो ये याद रखिएगा। आगे, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब। स्टेट अबडक्शन पॉलिसी वाज नॉट अडेप्टेड टू एनेक्स विच इंडियन स्टेट? सतारा, नागपुर, झांसी और पंजाब। इनमें से किसे जो है राज्य अपहरण नीति, जिसे कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया, वो है पंजाब। पंजाब को युद्ध में विजय करके, युद्ध में जीत कर इसे साम्राज्य में मिलाया गया।
बाकी सतारा, नागपुर, झांसी, इन सबको जो है व्यापकत्व का सिद्धांत जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, इसके जरिए जो है शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। अगर मैं सतारा की बात करूं, किसकी, अगर मैं बात करूं सतारा की, तो इसके तहत सतारा पहला राज्य था जिसे जो क्या किया गया, जिसे जो है आपका शामिल किया गया है ब्रिटिश साम्राज्य में। इस पॉलिसी को लेकर कौन आया था, तो इसको लेकर आया था डलहौजी। कौन लाया था, इसे लेकर आया था डलहौजी। तो ये आपको याद रखना है। आगे आप मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, When was the right to property removed from the list of fundamental right? फंडामेंटल की लिस्ट से ही इसे हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। देखो सच बताएं, जो फंडामेंटल राइट है, पहली बात तो यह है कि यह भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 में है, यूएसए से हमने इसे लिया है। सबसे पहला उल्लेख इसको नेहरू रिपोर्ट 1928 में देखने को मिलता है। ठीक, इसे तभी मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी एक अधिकार था। पहले ना 7 अधिकार थे, उसके बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 1978 में, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक, अच्छा, अब बात दूसरी बात यह है कि जो संपत्ति का अधिकार है, इसे हटाने के बाद अब टोटल 6 मौलिक अधिकार आपके पास बचे। पहला है आपका समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है आपकी धर्म की स्वतंत्रता। पांचवा है अल्पसंख्यकों के संरक्षण और शिक्षा संबंधी प्रावधान, जिसमें छठा है आपका संवैधानिक उपचार। क्या है, संवैधानिक उपचार, यानी आर्टिकल 32। टोटल 6 है, पहले 7 थे, अब सिर्फ 6 बचे हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, ये आपको याद रखना है। आगे, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? 14, 19, 29 और 32। कौन सा वह आर्टिकल है जिसमें जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा या सुरक्षा की बात की गई है? तो अगर इनके रक्षा और सुरक्षा की मैं बात करूं तो यह किया गया है आपका आर्टिकल 29। देखो 6 मैंने बताए थे, तो एक एक करके मुझे लगता है आर्टिकल भी जान ही लेने चाहिए। समानता का अधिकार यह है आपका आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 19 से 22। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, यह हो जाएगा आपका 23-24। ठीक, चौथा हो जाएगा आपका धर्म की स्वतंत्रता, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 और ये क्या 23-24 है ना, ये 25 से 28। पांचवा क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक जो सुरक्षा है ना, इन सबको लेके शिक्षा और सुरक्षा, ये हो जाएगा आपका 29 और 30। और एक हो जाएगा आपका 6 धार्मिक संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, ये क्या है, ये है आपके आर्टिकल 32। क्या है, ये आर्टिकल 32, तो ये आपको याद रखना है। आगे, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? इनमें से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर कितने जो आंग्ल भारतीय हैं उन्हें नामित करता है? तो ये नामित करता है आपका 1। कितना, ये नामित करता है आपका 1। किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखिएगा आर्टिकल आपका 333, आर्टिकल 333 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 333 के तहत। तो ये आपको याद रखना है। आगे, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांडला, मंगलूर, चेन्नई, हल्दिया। विच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया? कांडला, मंगलूर, चेन्नई और हल्दिया। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा कृत्रिम बंदरगाह इनमें से कौन सा एक है? तो याद रखिएगा चेन्नई कृत्रिम है, कांडला आपका ज्वारीय है ना, हल्दिया आपका नदीय है। क्या है? नदीय नदीय बंदरगाह है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती हैं?
पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं यानी कि जो आरबीसी हैं, ये नष्ट कहां होती हैं? प्लीहा, यकृत, आमाशय, अस्थिमज्जा। वेयर डू ओल्ड एंड डाइंग रेड ब्लड सेल्स गेट डिस्ट्रॉयड? स्प्लीन, लिवर, अरे यार सी और डी रही गया, कोई बात नहीं, ठीक है, बोन मैरो और आमाशय जो आपका होता है ये पेनक्रियास, है ना। कहां पर नष्ट होती हैं? तो याद रखिएगा ये नष्ट होती है आपकी प्लीहा में यानी कि स्प्लीन में। कहां पर? प्लीहा में यानी कि स्प्लीन में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा जो स्प्लीन है, क्या है? जो स्प्लीन है इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, या स्प्लीन से संबंधित एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्या है? और वो ये है कि इसे क्या बोलते हैं? इसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड, या मैं कहूं ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या बैंक ऑफ आरबीसी। आरबीसी का बैंक या आपका आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र इनमें से कौन सा है? कैगा, तारापुर, नरोरा और कोटा। विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट सेटअप इन इंडिया? कैगा, तारापुर, नरोरा और कोटा। तो अगर मैं बात करूं पहला परमाणु संयंत्र इनमें से कौन सा है, तो यह है तारापुर, 1962 में यह बना है, तो यह आपको रखना है। कोटा 1965 में बना है, किसकी मदद से बना है? तो कनाडा, किसकी? कनाडा की मदद से यह बना है, तो यह आपको याद रखना है, किसकी मदद से? कनाडा की मदद से यह बना है, ठीक है। नरोरा है आपका यूपी में और यह बना है 1991 में, और कैगा जो है ये है आपका कर्नाटक में, और ये कब बना है? तो याद रखिएगा ये बना है 2000 में। एक है आपका काकरा पार, क्या है? एक है आपका काकरा पार, और ये कहां पर है? तो काकरा पार के बारे में याद रखिएगा, काकरा पार है आपका गुजरात में, ठीक। आगे, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या दोनों कोण सदैव असमान होते हैं? पूछ रहा है, क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसके लिए याद रखिएगा एक चित्र है, इसे देख लीजिए थोड़ा अच्छे से, जिससे कि समझ में आ जाए, है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण को लेकर ये है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, जो कि ये है ना, ये परावर्तन कोण के नियम, परावर्तन कोण का ये अभिलंब है, ये है आपका आपतित और ये है परावर्तित। अगर यहां पर बात की जाए तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में जो कोण है ये 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का बनता है मतलब ये और ये दोनों, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। ये है आई, ये है आर, यानी कि आई इज इक्वल टू आर होना चाहिए, तब इसे हम कह सकते हैं क्या है? ये है परावर्तन का नियम। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन के बराबर होता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वृक्षों को काटना, वृक्षारोपण, वृक्षों का आनुवांशिक परिवर्तन, खेती में बढ़ोतरी। वन महोत्सव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कटिंग ऑफ ट्रीज, प्लांटेशन, जेनेटिक चेंज ऑफ ट्रीज, इंक्रीज इन कल्टीवेशन। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। किससे संबंधित है? तो जो वन महोत्सव है ये संबंधित है वृक्षारोपण को लेकर। किसको? वृक्षारोपण को लेकर। वृक्षारोपण मतलब वृक्षों को, ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाने से। ये शुरुआत हुई है किसके द्वारा? किसके द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत की गई? तो यह की गई के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, है ना। के.एम. मुंशी के द्वारा। कब? तो यह की गई 1950 में। कब? 1950 में शुरुआत की गई। और कब यह मनाया जाता है? तो जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है, जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उस समय यह मनाया जाता है। जुलाई के फर्स्ट वीक में यह मनाया जाता है, तो यह याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से डीबीएमएस की पहचान कीजिए। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, पीएलएसक्यूएल।
आइडेंटिफाई द डीबीएमएस फ्रॉम द फॉलोइंग, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सिस, एमएस पावर पॉइंट और पीएल या एसक्यूएल। इनमें से कौन सा डीबीएमएस की पहचान, मतलब डीबीएमएस है इनमें से कौन सा एक, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, एमएस एक्सिस। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एमएस एक्सिस, तो ये याद रखिए। आगे, क्षेत्र मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, क्षेत्र, सड़क, दूरी, दिशा या क्षेत्रफल, क्षेत्र की ऊंचाई। व्हाट इज अ मैनोमीटर यूज्ड टू मेजर, जो मैनोमीटर है उसका प्रयोग किसे मापने में करते हैं, तो याद रखिएगा जो मैनोमीटर है इसका प्रयोग क्षेत्र, यानी क्षेत्र मापी का प्रयोग क्षेत्र को मापने में किया जाता है, एरिया को मापने में प्रयोग किया जाता है मैनोमीटर। देखो ये क्वेश्चन अंग्रेजी से नहीं हो सकता, ठीक है, इसके लिए अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र मापी और क्षेत्र, मैनोमीटर और एरिया जमीन बहुत दूर तक गैस नहीं कर पाओगे, है ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन रक्त के ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है, निम्न में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिसेप्शन इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इनमें से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है, तो ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य कौन करेगा, तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही है जिसके कारण हमारा जो रक्त है ये लाल दिखता है, क्लोरोफिल ही है जिसके कारण पत्तियां हरी दिखती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है ये है 120 दिन मैक्सिमम, है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, बेकेलाइट, फिनॉल और अन्य किसका सहबहुलक है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, सिनेल्डिहाइड। बेकेलाइट, फिनॉल एंड अदर आर कोपोलाइमर्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड और सिनेल्डिहाइड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 15, ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क, इनमें से ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस पर काम करता है। आज के टाइम में जब फाइबर वगैरह का बात की जाती है ना, तो उसका बेस है ये, इसके बिना फाइबर यूज नहीं किया जा सकता। और कमाल की बात पता है कि ये एक इंडियन ने बनाया, उनका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, उन्होंने बनाया। मतलब अगर कहा जाए ना तो इंटरनेट, आज के टाइम में जो इंटरनेट है उसकी शुरुआत, या कहना कि उसका जो बेस जो तैयार किया है वो तैयार करने वाला एक इंडियन है, शायद कंपानी करके उसका, उनका कुछ नाम है, अजय कपानी ऐसा कुछ करके नाम है, मुझे नरेंद्र कपानी या अजय कपानी ऐसा कुछ करके नाम है। अजय भट्ट वो है जिन्होंने यूएसबी की खोज की है या यूएसबी बनाया है, पर शायद नरेंद्र कपानी ऐसा कुछ करके नाम है जिन्होंने प्रकाशीय फाइबर बनाया है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। आज जो तुम इंटरनेट चला रहे हो ना, उसका बेस जिसके बिना वो चल नहीं सकता वो है प्रकाशीय फाइबर, समझ रहे हो। आगे, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, सीलेन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और टेट्रा एल्किल सीलेन। सिलिकॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, जो सिलिकॉन है ये इनमें से किसका पॉलीमर है, तो याद रखिएगा डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का जो है ये पॉलीमर है, तो ये आपको याद रखना है। आगे, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर मीटर, सेकंड स्क्वायर पर मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि ए, त्वरण, ये है ना, इसकी जो मात्रक है इसका क्या हो जाएगा, बताओ, है ना, क्या हो जाएगा। इनमें से जो त्वरण है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसी में इसका मात्रक क्या होगा, कमेंट में लिखकर बताना, बताओ। आगे, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, एस्कीमिया, हाइपरीमिया, हीमोस्टेसिस, हेमोरोज, या बताओ जरा क्या होगा। द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इस्कीमिया, हाइपरीमिया, हीमोस्टेसिस और हेमोरोज। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि इस्कीमिया।
क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्कीमिया, ये आपको याद रखना है। आगे, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, प्रयोज्य निजी आय द्वारा। द रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन कैन बी असिस्ट बाय ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, बाय पर कैपिटा इनकम, बाय डिस्पोजल पर्सनल इनकम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20। सही जवाब हो जाएगा आपका सी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। मतलब कोई व्यक्ति कैसे रह रहा है, उसका जो वास्तविक स्तर है वो क्या है, ये उसकी आय, वो जितना कमाता है एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति। जैसे कोई गाड़ी में चल रहा है, कोई रिक्शे पर है, कोई पैदल ही चल रहा है, कोई महलों में रह रहा है, कोई घर में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई फुटपाथ पे ही रह रहा है। तो ये उनके कमाने पर है कि वो कितना कमाते हैं, है ना। ये उनकी प्रति व्यक्ति आय है। ठीक, याद रखिएगा एसएससी एमटीएस के लिए श्योर सिलेक्शन बैच है आपका 299 में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स है, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, डाउट सेशन एकदम जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वही आपके डाउट सेशन को क्लियर करेंगे, वही जो डाउट आप भेजेंगे उनको वही क्लियर करके भेजेंगे। याद रखिएगा 11,409 पोस्ट हैं, सिर्फ 10,880 पोस्ट जो है वो हैं आपकी एमटीएस के लिए। 529 जो पोस्ट हैं, ये जो पोस्ट हैं ये किसके लिए? ये हैं हवलदार के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सरकारी नौकरी की। अगर आप तलाश कर रहे हैं सरकारी नौकरी में जाने की आपकी इच्छा है तो एसएससी एमटीएस बहुत ही बेहतरीन जो है मौका आपके लिए लेकर आया है, और एसएससी मेकर आपको उस मौके को भुनाने का अवसर दे रहा है श्योर सिलेक्शन बैच के द्वारा। ठीक, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ओ, ए बी ओ और ए बी। फ्रॉम विच ब्लड ग्रुप कैन अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ टेक ब्लड? ब्लड ग्रुप ओ का व्यक्ति है वो किससे ब्लड ले सकता है? तो ब्लड ग्रुप ओ का जो व्यक्ति है वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ए से ही जो ब्लड है ये ले सकता है, ये दे सबको सकता है। जो ब्लड है ये ब्लड ग्रुप अगर ब्लड ग्रुप ओ का जो व्यक्ति है वो किसे ब्लड दे सकता है? तो सबको दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? तो सिर्फ ओ से ले सकता है। लेकिन अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ए बी की, तो जो ब्लड ग्रुप ए बी है ना वो क्या कर सकता है? वो ब्लड सबसे ले सकता है, लेकिन वो देगा सिर्फ ए बी को ही। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया है? जो वर्तमान भोपाल शहर है ना, इसका पहले नाम था भोजपाल शहर। क्या नाम था इसका? नाम पहले था भोजपाल, वर्तमान में है ये भोपाल। बसाया है ये इसे मिहिर भोज ने। किसने बसाया है इसे? मिहिर भोज ने। ये आपको याद रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। फिल इन द ब्लैंक्स वाज इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ डन। अकबर, शाहजहां, जहांगीर और बाबर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 23 क्या हो जाएगा? तो शाहजहां को उसकी बाकी जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद किया। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जबरन इसे जो है गद्दी से हटाया, खुद गद्दी पर बैठा। कब गद्दी पर बैठा? ये तो ये बैठा 1658 में। रहा कब तक? तो 1707 तक ये गद्दी पर रहा। इसी के समय में मुगल और मराठों में ठनी, इसी के समय में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, मुल्कराज आनंद। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन? इन्होंने ही पुस्तक लिखी है सावित्री। इन्होंने ही पुस्तक लिखी है द मदर। नाम क्या है इनका? नाम है इनका अरविंद घोष। अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है इनकी पुस्तक? है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी भी नहीं की है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित? इनमें से कौन सा वह अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, उनको नियुक्त करने की बात करता है? तो यह है आपका आर्टिकल 75। कौन सा है? आर्टिकल 75 है। 75(1) में पीएम की नियुक्ति है, 2 में मिनिस्टर्स की नियुक्ति है, तीसरे में है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है COM ये उत्तरदायी होंगे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ठीक, 356 राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 32 जो रिट वगैरह जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, या मैं कहूं
संवैधानिक उपचार, यह है आपका आर्टिकल 32। ठीक, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? गैर धन विधेयक के सदन के हर सदन में, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 1 2 3 4। हाउ मेनी रीडिंग्स ऑफ नॉन मनी बिल्स आर देयर इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? कितने होते हैं? तो ये होते हैं 3। कितने होते हैं? ये होते हैं 3। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 फरवरी, 21 जून। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज द विंटर सोलिस्टिस ऑब्जर्व इन द सदर्न हेमिस्फीयर? 5 जून, 10 जून, 5 फरवरी, 21 जून। क्या पूछ रहा है? इनमें से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को कब देखा जाता है, यह पूछ रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है आपका 21 जून को। आगे, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? व्हाट आर सच थिक ग्रे क्लाउड कॉल्ड विच गिव्स रेन? ये हो जाएगा आपका वर्षा स्तरी मेघ। आगे, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान में किसका अधिक अंश होता है, यह पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी यानी कि कैल्शियम। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 1, 5, 4 और 2। इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड? 2001, 2005, 2004 और 2002। आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। सूचना का जो अधिकार है ये किस वर्ष में पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है 2005 में। याद रखिएगा कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, और मौलिक अधिकार में दिया हो जाता है आपका सूचना का अधिकार। तो सूचना का जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? इनमें से किसके परिवर्तन से एंजाइम की गतिविधि नियंत्रित हो सकती है? पीएच, प्रकाश, आर्द्रता, बारिश। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस? पीएच, लाइट, ह्यूमिडिटी और रेन। तो एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो ये हो जाएगा आपका पीएच। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पीएच। पीएच जो है मान ये होता है 7 को अगर 14 तक ले जाएंगे तो ये क्षारीय हो जाता है। ठीक है, 7 को 0 तक लेके आएंगे तो ये अम्लीय हो जाता है। अगर किसी विलयन का मान 7 है तो ये उदासीन रहेगा। क्या रहेगा? ये उदासीन रहेगा। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये याद रखना, पीएच ही एंजाइम की गतिविधि को नियंत्रित कर सकता है। अगर रक्त के पीएच की बात करें तो ये 7.4 है। तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में पीएच नहीं है, है ना, क्यों ये क्षारीय है ना, अंदर जागोगे तो अम्लीय हो जाएगा, तो वो हर जगह है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक, आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? ओ मतलब ऑस्मोसियस, ओएस, पीटी, पीबी मतलब लेड, डब्ल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द हैवीएस्ट इन द पीरियडिक टेबल? पीरियडिक टेबल में इनमें से कौन सा हैवी है? तो ये हो जाएगा आपका ओएस यानी कि ओसियस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ओएस यानी कि ओस्मियम। क्या हो जाएगा? ओस्मियम लिख देता हूं मैं ना, ओस्मियम। ठीक है, आगे, रॉड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? फील्ड हॉकी, फुटबॉल, वाटर पोलो, लॉन टेनिस। विद विच स्पोर्ट्स डू यू एसोसिएट रोड लेबर्स नेम? फील्ड हॉकी, फुटबॉल, वाटर पोलो, लॉन टेनिस। आपको बताना रोड लेबर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? किस खेल के साथ जोड़ते हैं? तो ये हो जाएगा आपका डी यानी कि लॉन टेनिस। किससे? लॉन टेनिस से। समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनके द्वारा दिया जाता है। इनमें से किसके द्वारा दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि समाज सेवा के लिए। ठीक है, भारत सरकार यूएनओ, फिलीपींस की सरकार आईएलओ। मैग्सेसे अवार्ड फॉर सोशल सर्विस वाज स्टार्टेड बाय हिम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएनओ, गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस और आईएलओ।
किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस के द्वारा। और फिलीपींस जो है ये क्या है, याद रखिएगा, इसे शुरू हुआ है 1957 में। किसके द्वारा? 1957 के द्वारा ये शुरू हुआ है। यूएनओ का गठन हुआ है आपका 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए 24 अक्टूबर जो है ये यूएन डे मनाया जाता है। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, तो ये आपको याद रखना है। आईएलओ का गठन 1919 में हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? ये है जेनेवा में। जेनेवा वो जगह है जहां, या फिर मैं कहूं जेनेवा कहां पर है? तो जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। कहां पर? जेनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड में है, तो ये याद रखिएगा। आगे, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर टू ग्लास? इनमें से कौन सा है जो कांच को ब्लू कलर देता है, नीला रंग देता है? तो अगर नीले रंग देने की बात करें वो भी कांच को, तो जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ये नीला रंग देता है। जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ये नीला रंग देता है किसे? कांच को। तो ये याद रखिएगा। आगे, जुकाम का कारण क्या है? बैक्टीरिया, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ? व्हाट इज द कॉज ऑफ कोल्ड? स्लाइड कोल्ड मतलब जिसे मामूली ठंड कहते हैं, है ना। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और प्रोटोजोआ। क्या है इसका कारण? तो जो जुकाम है इसका कारण है आपका बैक्टीरिया, या मैं कहूं जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया की कारण ही जुकाम होता है। ऐसा नहीं है कि सर्दी में चले गए तो जुकाम हो जाएगा, मतलब जाहिर सी बात है बैक्टीरिया जब आपको लगेंगे तो होगा, तो नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि सर ने कहा था कि बैक्टीरिया से होता तो फिर लेके सिर रात में सर्दी में और बाल्टी में दे दिया, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है। अच्छा, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? बाद में पता चले तुम्हारे माँ बाप मेरे को गाली दे रहे हैं कि कैसा मास्टर है तुम्हारा, है ना। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वक्र, यकृत, हृदय और मस्तिष्क। हु डज मेनिंजाइटिस डिजीज अफेक्ट? किसे अफेक्ट करता है? तो याद रखिएगा ये जो है ये अफेक्ट करता है आपका डी यानी कि मस्तिष्क को। किसे? मस्तिष्क, ब्रेन को। ठीक। हजामत का शीशा कौन सा है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन और पैराबोलिक। विच इज द सेविंग मिरर? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन और पैराबोलिक। हजामत का शीशा कौन सा है? मतलब जब आप जाते हैं ना नाई वगैरह के जाते होंगे तो देखते हैं सामने शीशा लगा हुआ है, देख रहे हैं उसमें, तो वो जो शीशा है ना वो कौन सा है? उत्तल है, अवतल है, समतल है या परवलयी है? कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, प्लेन है या पैराबोलिक है? कौन सा है? तो वो होता है आपका कॉनकेव। कौन सा होता है? वो होता है आपका कॉनकेव। देखो एक बात और, जो कॉनकेव है ना, इससे निकट दृष्टि दोष दूर होता है। ठीक है। जो कॉन्वेक्स है इससे दूर दृष्टि दोष दूर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरणों को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की जो सभी मशीनरी हैं, सभी उपकरण हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। क्या कहते हैं उसे? उसे कहा जाता है आपका जो कंप्यूटर के सभी मशीनरीज होते हैं उन्हें कहते हैं हार्डवेयर। कहते हैं ना, कई बार हार्डवेयर की दुकान पे जा रहे हैं, क्या करना है यार, रैम फूक गई है, क्या कर रहा है यार, हार्ड डिस्क चली गई, क्या हो गया कि यार पता नहीं क्या सीपीयू में कुछ फुकसा गया है, तो क्या करोगे? हार्डवेयर की दुकान पे जा रहे हैं सही कराने। क्यों? क्योंकि जो उपकरण है, जो मशीनरी है, वो आप सही करेंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है फोन या लैपटॉप काम करना बंद कर देता है कि विंडो उड़ गई, तो यार कोई सॉफ्टवेयर डाल देगा क्या? सॉफ्टवेयर मतलब वो आंतरिक, वो उपकरण नहीं है, वो उसके आंतरिक प्रोग्राम है और वो सभी सॉफ्टवेयर में आते हैं। हार्डवेयर जिन्हें आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अपने सर पे भी मार सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिन्हें ना आप छू सकते हैं ना टच कर सकते हैं, अपने सर पे तो कतई नहीं मार सकते। ठीक है, समझे? आगे, भारत के संविधान के फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123, 121, 25 और 127। कौन सा वह आर्टिकल है जिसके तहत इन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना। आर्टिकल 123, 121, 125, 127। अकॉर्डिंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस इशू करने की जो शक्ति है ये है इनके पास आर्टिकल 123 के तहत। गवर्नर भी ऑर्डिनेंस जो है ये इशू कर सकते हैं, किस आर्टिकल के तहत ये आपको बताना। याद रखिएगा, आपकी एक क्लास सुबह 6 बजे है करंट अफेयर की अश्विनी सर की, एक क्लास है सुबह 9 बजे गुलशन सर की मैथ की, एक क्लास है आपकी 11 बजे जीएस की जो कि अभी चल रही है, एक क्लास है आपकी 2 बजे हिंदी की, एक क्लास है आपकी शाम को 4 बजे ये है आपकी रीजनिंग की। किसकी? रीजनिंग की। 5 बजे आपकी क्लास है हिंदी की और 6 बजे क्लास है आपकी स्टैटिक की, है ना।
और रात 8 बजे आपकी क्लास है मैथ और रीजनिंग आपके अपने अजय सर की। तो इस क्लास के साथ जुड़िएगा। गवर्नर की मैं बात करूं तो जो गवर्नर हैं ये हो जाएंगे आपके आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत जो है गवर्नर अध्यादेश जारी करता है। तो ये याद रखिएगा। याद रखिएगा अभय बैच है आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई के लिए, श्योर सिलेक्शन बैच है एमटीएस के लिए, श्योर सिलेक्शन बैच है आपका सीएचएसएल के लिए और आरंभ बैच है आपका प्री और मेंस सीजीएल के लिए। ठीक है, याद रखिएगा एमटीएस 2023 के लिए श्योर सिलेक्शन बैच है, एसएससी मेकर ऐप लेकर आया है। ऐप पर आपको बैच मिलेगा 299 में है। कंप्लीट वीडियो कोर्स है, क्लास नोट्स हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। जो डाउट सेशन है, जो आप डाउट भेजेंगे उन्हें सब्जेक्ट एक्सपर्ट सॉल्व करके आपको भेजेगा। तो ये याद रखिएगा, क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ये जो नीचे चल रहा है ना, इसमें आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, साथ में याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण मतलब कहते हैं ना, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 11,409 वैकेंसी हैं, जिसमें से 10,880 जो वैकेंसी हैं ये क्या हो जाएंगी, ये वैकेंसी आपकी एमटीएस के लिए और 529 वैकेंसी आपकी हवलदार के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है ये। तो इसके साथ आपको जुड़ना जरूर जुड़िएगा। साथ में याद रखिएगा एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच है 299 में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है। एसएससी मेकर ऐप पर आपको ये देखने को मिल जाएगा बैच। एसएससी मेकर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच है मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस 399 में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से कर सकते हैं, कैसे टिक लगा के कम से कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूर जुड़िएगा। कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पे जाके अगर आप एसएससी मेकर सर्च करेंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा। साथ में आपको याद रखना है यहाँ पर आपको मिलेगा डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम आपका एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है। कोई भी नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं यहीं आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। इस क्लास को शेयर और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है। मैं मान के चल रहा हूँ, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप पेन पेपर लेकर बैठे होंगे। जो कुछ भी नया आपको एग्जाम में मिल रहा होगा, एग्जाम की दृष्टि से मिल रहा होगा, जो आपको नहीं पता होगा उसे आप लिख कर बार बार रिवाइज करके अपने एग्जाम तक जरूर लेके जाएंगे, ताकि आपका एग्जाम बहुत बेहतर तरीके से जा सके। आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।